जय हिंद एवरीवन। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी साहित्य का पाठ 3 का भाग 1 पढ़ाया था, जिसका शीर्षक था हिमालय की बेटियां। इसमें लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में बताया है और इन नदियों को ही हिमालय की बेटियों की उपमा दी है। तो आज हम हिमालय की बेटियां पाठ 3 का भाग 2 पढ़ेंगे, तो ध्यानपूर्वक सुनिए। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चेनाब, झेलम, काबुल, कुभा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। लेखक कहता है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो नदियों के ऐसे नाम हैं जिनके नाम सुनते ही हिमालय से निकलने वाली अनेक नदियों का स्मरण हो जाता, अनेक नदियों की याद आ जाती है। जैसे रावी, सतलुज, व्यास, चेनाब, झेलम, काबुल यानी कुभा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि छोटी बड़ी नदियाँ। इन नदियों को ही लेखक ने हिमालय की बेटियां कहा है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। लेखक कहता है कि वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये स्वयं नहीं बने हैं, इनका स्वयं का अस्तित्व कुछ भी नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद ना जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। लेखक बताता है, दयालु हिमालय यानी हिमालय की दिल से एक एक बूंद हिमालय के शिखरों पर जमी बर्फ से पिघल कर एक एक बूंद इकट्ठा होकर इन दो महानदों, इकट्ठा यानी एकत्रित होकर इन दो महानदों यानी इन दो महानदियों यानी बहुत बड़ी बड़ी नदियां के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित यानी बहती रहती हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र। लेखक कहता है कि वह समुद्र कितने अच्छे भाग्य वाला है जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। पर्वतराज यानी पर्वतों का राजा, जिसे यानी समुद्र को पर्वतराज की इन दो बेटियों यानी सिंधु और ब्रह्मपुत्र का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला, यानी उन्हें इतना श्रेय यानी उत्तमता, श्रेष्ठता या उपयुक्त और अधिकार मिला, पकड़ने का श्रेय मिला, अधिकार मिला। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। लेखक कहता है कि जिन लोगों ने केवल मैदानों में ही इन नदियों को देखा है, उनके कल्पना में, ख्याल यानी उनकी कल्पना में शायद ही यह बात आ सके कि जो हिमालय है वो बूढ़ा हो चुका है और बूढ़े हिमालय की गोद में ये नदियाँ जो कि बच्चियों के रूप में खेल रही हैं। बूढ़े हिमालय की गोद में ये जो बच्चियां रूपी नदियां हैं ये खेल रही हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो। लेखक कहता है कि पहाड़ी आदमी यानी पहाड़ पर रहने वाले जो इन्हें सदैव देखते रहते हैं, उनके लिए इनका ये रूप
भले ही आकर्षक ना हो, भले ही मोहित करने वाला ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। लेखक कहता है उन्हें भले ना आकर्षित करे, उन्हें भले ना मनमोहक लगे, लेकिन मुझे तो बहुत ही सुंदर प्रतीत हुआ, बहुत ही सुंदर लगा उनका यह रूप। इतना सुंदर लगा कि मुझे संकोच भी नहीं हुआ कि मैं हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कह दूं। यानी लेखक कहता है कि मुझे इनका यह रूप, यानी इन नदियों का यह रूप इतना अच्छा लगा, इतना सुंदर लगा कि मैंने हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में तनिक भी संकोच नहीं किया। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती यानी वेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। कालिदास जो कि एक कवि है, महान कवि हैं, तो कालिदास के विरही यक्ष, विरही मीन्स होता है वियोगी, यक्ष कहते हैं कुबेर के गणों को। उन्होंने अपने मेघदूतों से कहा था कि बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, यानी प्यार देते जाना। प्रतिदान मीन्स होता है बदले में दूसरी वस्तु देना। जैसे आप किसी को प्रेम दोगे, किसी से प्यार करोगे, तो वह भी आपसे प्यार ही करेगा। तो प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। प्रेयसी यानी होता है पत्नी या प्रेमिका, तो तुम्हारी वह जो पत्नी है वो अवश्य ही प्रसन्न हो जाएगी, खुश हो जाएगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई। लेखक कहता है कि ये जो बातें मैं कह रहा हूँ ये इन चंचल नदियों को देखकर अचानक मेरे मन में आ गई। अचानक यानी एकाएक मुझे याद आ गई और सोचा, और लेखक सोचता है कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। लेखक सोचता है कि शायद उस महाकवि को यानी कालिदास को भी नदियों का सचेतन रूप यानी चेतना युक्त यानी सजीव रूप पसंद रहा होगा। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। लेखक कहता है कि वास्तव में जो भी इन नदियों को पहाड़ी घाटियों और पहाड़ियों पर अथवा घाटियों में अथवा समतल मैदानों में अलग अलग जुदा जुदा यानी अलग अलग शक्लों में, शक्ल यानी सूरत, शक्लों में देखेगा, वह यही कहेगा कि ये पहले बेटियां रहती हैं और फिर बाद में क्या बन जाती हैं, स्त्री बन जाती हैं। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। काका कालेलकर एक लेखक हैं जिन्होंने नदियों को लोक माता कहा है। लोक माता यानी संसार की माता। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। लेखक कहता है कि माता बनने से पहले अगर हम इन नदियों को बेटियों के रूप में देखते हैं तो कोई हानि नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसे रहेगा, तो कैसा रहेगा। लेखक कहता है कि और थोड़ा आगे चल के मतलब शुरू में हम इन्हें बेटियां मानते हैं, बेटियों के रूप में देखते हैं। इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हम इन्हें प्रेयसी की भावना से देखते हैं। प्रेयसी की भावना से, प्रेयसी यानी पत्नी अथवा प्रेमिका की भावना से देखते हैं।
तो कैसा रहेगा? ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। लेखक कहता है कि ममता यानी प्यार का एक और भी धागा है, एक और भी रिश्ता है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान। कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है? लेखक कहता है कि बेटियां, पत्नी, प्रेमिका, इनके अलावा कुछ और भी कवि हैं जिन्होंने इन नदियों को बहन के रूप में देखा है, बहन की संज्ञा दी है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। लेखक कहता है एक दिन मेरे भी मन में ये विचार आया था। थोलिंग यानी तिब्बत की बात है। लेखक कहता है कि तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, यानी उसका मन जो था वो थोड़ा व्याकुल था। तबीयत ढीली थी, तबीयत थोड़ी खराब लग रही थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। लेखक सतलज नदी के किनारे जाकर बैठ जाता है। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। लेखक क्या कहता है? दोपहर के समय सतलज नदी के किनारे जाकर बैठकर उसके पानी में पैर लटकाकर बैठता। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। लेखक कहता है थोड़ी देर तक मैं पैर लटकाकर उस नदी में बैठा रहा। उसके बाद प्रगतिशील जल ने, यानी उन्नति की तरफ, यानी बढ़ते हुए, यहाँ से उस आगे की तरफ बढ़ते हुए जल ने कुछ असर डाला। असर यानी प्रभाव डाला। तन और मन ताज़ा हो गया। तन भी प्रफुल्लित हो गया, ताज़ा हो गया, मन भी तरोताज़ा हो गया। तो लगा मैं गुनगुनाने। तो जो लेखक है वो कुछ गुनगुनाने लगा। क्या गुनगुनाने लगा? जय हो सतलज बहन तुम्हारी। लेखक कहता है कि सतलज बहन तुम्हारी जय हो, लीला अचरज बहन तुम्हारी। हे बहन, तुम्हारी जो ये लीला है ये अद्भुत है, अचरज हैरान करने वाली है। हुआ मुदित मन हटा खुमारी। मेरा जो मन है वो बहुत ही प्रसन्न हो गया और जो आलस्य था, जो सुस्तीपन था, वो सब समाप्त हो गया। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, मैं तुम पर न्यौछावर हो जाऊं। तुम बेटी यह बाप हिमालय। तुम बेटी हो, किसकी बेटी हो? हिमालय की बेटी हो। हिमालय तुम्हारे पिता है। चिंतित पर चुपचाप हिमालय। हिमालय चिंतित हैं क्योंकि वो बाप है। तो वो बाप का काम क्या होता है कि वो अपने बच्चों के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, हमेशा चिंता करते रहते हैं। तो लेखक कहता है कि तुम बेटी, यह बाप हिमालय, और हमेशा वो चिंतित रहता है और सदैव चुपचाप रहता है। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर। प्रकृति के जो ये रंगमंच हैं, इन पर नटी यानी नाटक की अभिनेत्री, तुम अभिनेत्री के रूप में चित्रित पट पर, चित्र रूप में अंकित की हुई हो। पट यानी वस्त्र या कपड़ा। अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। हिमालय की ये अद्भुत छाप है, आश्चर्यजनक। अनुपम यानी सुंदर, बहुत ही सुंदर और अद्भुत छाप है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। हे सतलज बहन, तुम्हारी सदैव जय हो। तो अब हम ये खंड तो कंप्लीट हो गया। तो अब इसके बारे में कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सभी की प्रश्नों के उत्तर इन वीडियो में मिल जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि इस खंड में आए नदियों के नाम लिखो। इस खंड में जितने भी नदियों के नाम आए हैं आपको सबके नाम लिखने हैं। दूसरा, पर्वतराज किसे कहा जाता है? तो मैंने बताया हुआ है इस
वीडियो में कि पर्वतराज किसे कहा गया है, तो पर्वतराज किसे कहा जाता है, इसे भी लिखिएगा। तीसरा प्रश्न, लेखक ने इस खंड में किसे ससुर और किसे दामाद कहा है। चौथा प्रश्न, कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से क्या कहा था। पांचवा प्रश्न, लेखक वास्तव में किस नतीजे पर पहुंचने की बात कहता है। छठा प्रश्न, किसने नदियों को लोकमाता कहा है। अब ये पाठ के अंत में दिए हुए कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। दूसरा प्रश्न, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं। तीसरा प्रश्न, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है। चौथा प्रश्न, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। लेख से आगे, नदियों और हिमालय पर अनेक कवियों ने कविताएं लिखी हैं। उन कविताओं का चयन कर उनकी तुलना पाठ में निहित नदियों के वर्णन से कीजिए। गोपाल सिंह नेपाली की कविता हिमालय और हम, रामधारी सिंह दिनकर की कविता हिमालय तथा जयशंकर प्रसाद की कविता हिमालय के आंगन में पढ़िए और तुलना कीजिए। यह लेख 1947 में लिखा गया था। तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं। चौथा, कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है। और अंततः इस पाठ में जितने भी लाल रंग से रेखांकित शब्द हैं उनके अर्थ भी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा तथा याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।